Hello friends, so I am Punya Gupta, your friend and host. So today we are going to do Science Chapter 2 Microorganisms, Friends and Foes. So in last part, if you viewed our last part, we discussed about friends. Now if there are friends, then they will be foes also. So let's discuss about foes. Cleaning the environment. Microbes are responsible to decompose the plant waste and turn it into manure, and the nutrients released during this process can be utilized again by plants. इसमें हमने ये पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि अगर कोई किचन वेस्ट या फिर एनिमल डंक को मिट्टी में मिलाया जाए तो वो उसको डिकम्पोज करके फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, जिससे फिर वो हार्मफुल ना हो और वो फार्म प्लांट्स के द्वारा यूज हो सके. नेक्स्ट है डेड ऑर्गेनिक मैटर सच एज डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ्टन फाउंड ऑन ग्राउंड. बहुत सारे डेड और डिकॉइंग मैटर जो है वो ग्राउंड पे पड़े रहते हैं. Microorganisms decompose this organic waste and convert it into simpler substance. ये जो है इसको ना ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करके यानी कि टर्न करके कन्वर्ट करके एक सिंपलर सब्सटेंस बना देते हैं. These substances are then utilized by other plants and animals. So इसको दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं. जैसे अगर एक हिरन मरा तो फिर वो धीरे धीरे करके मिट्टी में दब जाएगा, उसके बाद उसकी खाद बन जाएगी, उसके बाद वहाँ घास उगेगी तो कोई और जानवर खा लेगा. सो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू ब्रोकन डाउन हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरनमेंट क्लीनअप. ये जो होते हैं ये स्मेली सब्सटेंस को जो है तोड़ देते हैं, जो एनवायरनमेंट क्लीनिंग में हेल्प करते हैं. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो अब हम बात करेंगे फोर्स के बारे में कि जहाँ दोस्त है वहाँ दुश्मन भी है. तो लेट्स टॉक अबाउट फोर्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. बहुत तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हार्मफुल होते हैं. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंसान, पेड़ और जानवर इन सब में बीमारियां फैलाते हैं. Such diseases causing microorganisms are called pathogens. तो ये जो होते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं. Some microorganisms spoil food, क्लोथ एंड लेदर. ये जो है खाना तो खराब करते हैं, कपड़े भी खराब कर देते हैं और लेदर भी खराब कर देते हैं. सो नेक्स्ट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन. पैथोजेंस कैन ईदर एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू एयर, ब्रीदिंग कंटामिनेटेड एयर. मतलब जो खराब हवा है या फिर बहुत स्मेली है, बहुत अजीब है, तो इसमें जाने से भी हम लोग बीमार हो सकते हैं क्योंकि वो कंटामिनेटेड है, ख़राब है. ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर मतलब गंदा पानी पीना या फिर खुले में रखा हुआ पानी पीना. खुले में अगर वो ढका हुआ है तो ठीक है, पर खुले में रखा है ऐसे ही कुछ नहीं है ऊपर, तो वो हमें हार्म कर सकता है. फूड कंज्यूमिंग कॉन्टेमिनेटेड फूड. जो ये ख़राब खाना होता है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो. आप किसी पानी पूरी वाले के यहाँ गए पानी पूरी खाने, तो वहाँ मक्खियाँ बैठ रही हैं, तो आपको उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है. डायरेक्ट कांटेक्ट टचिंग इन्फेक्टेड पर्सन और सरफेस. मतलब अगर एक बीमार इंसान है तो अगर हम उसको या फिर उसकी अगर वो एक बेड पे लेटा हुआ है, वो उसका वार्ड बेड है, तो वो अगर उस पे लेटा है
तो और हम उस पर ही बैठ गए या फिर उसको ही पकड़े रखे, तो हमें भी कई बार अगर वो ट्रांसपोर्ट होता है तो हमें भी बीमारी हो सकती है। कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कम्युनिकेबल है। Diseases that can spread from infected person to a healthy person via air, by air, water, food or physical contact are known as communicable diseases. Example: cholera, common cold, chickenpox, tuberculosis and all cute COVID-19. Back again, वो तो चला जाएगा। Next is transmission mechanism. For instance, when a person with a common cold sneezes, fine droplets contain thousands of viruses are released into air. A healthy person may inhale droplets and lead to infection. मतलब एक हेल्दी इंसान है जिसे कोल्ड कॉफ है, कॉमन कॉल्ड है, उसे छींक आई, उसने जोर से छींक दिया। अब छींक आई तो उसने अपने मुंह के आगे रुमाल रखा, पर वो बहुत स्लो होते हैं, मतलब वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स है वो हवा में मिल जाएंगे। उसके बाद आपके और मेरे जैसा कोई ऐसा होगा सही इंसान जिसे कुछ नहीं है, फिट है हम लोग, सो हम लोगों की नाक में वो जाएगा, उसके बाद हम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो हम सबने वो देखा। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19। सो लेट्स कंटिन्यू। कैरियर ऑफ डिजीजेस कंटेन इन सर्टेन इंसेक्ट एंड एनिमल्स कैन कैरी डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। मतलब ये जो मच्छर वगैरह होते हैं ये बहुत सारे डिजीज कैरी करते हैं। मच्छर, हाउस फ्लाई, तो ये पेस्ट होते हैं ना, ये बहुत सारी डिजीजेस को अपने साथ लेकर घूमते हैं। तभी हम लोग बोलते हैं ना ये हाउस फ्लाई है डिजीजेस का घर। सो अब हाउस फ्लाई के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लाइज लैंड ऑन गार्बेज एंड एनिमल वेस्ट, यू पिकिंग अप पाइथोजेंस व्हेन दे टच अनकवर्ड फूड दे ट्रांसफर दीज पाइथोजेंस टू ह्यूमन। मतलब आपका खाना खुले में रखा है, फूड फ्लाइज तो कहीं भी बैठ के आती हैं, आपके खाने में बैठ गई तो सारे पाइथोजन उनसे लैंड करके हमारे खाने में गए, और अब खराब हो गया खाना और हमें पता नहीं चला, तो वो हमें हार्म करेगा। मॉस्किटोज, इनको तो बहुत मारेंगे। फीमेल एंडीज मॉस्किटो कैरीज डेंगू वायरस। मतलब ये जो एंडीज मॉस्किटो है ये जो है डेंगू कैरी करता है। फीमेल एनफोलिस मॉस्किटो कैरीज दी मलेरिया पैरासाइट, ये मलेरिया लेके घूमती है। नेक्स्ट इज सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। सो ये जो होते हैं ह्यूमंस, ये इंसानों को होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। प्रिजर्वेशन मेथड ये इन सब के लिए मलेरिया, मिजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये तीनों वायरस के टाइप है, और ये एयर और चिकन पॉक्स जो है कांटेक्ट से भी होता है, और पोलियो जो है वाटर से हो जाता है, दूसरे का झूठा पानी पियो तो उससे हो जाता है। कीप दी patient in complete isolation, keep the personal belongings of the patient away from those of the others, vaccination to be given at suitable age। मतलब ये जो है ये जो है इसका आपको एक और एग्जांपल देते हैं, कोरोना। तो कोरोना को जैसे हमने प्रिवेंट किया कि अगर किसी को कोविड हो गया है तो वो एक 14 डेज के लिए क्वारंटाइन हो जाएगा, और क्वारंटाइन हो के सही हो गया तो ठीक है, वरना फिर उसकी सारी चीज़ें अलग कर देते क्वारंटाइन के टाइम पे। सो ये ट्यूबरकुलोसिस, माइल्स, मिजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन सब का यही है। सो ये पूरी टेबल है, आप पढ़ सकते हो।
Next is diseases causing microorganisms in animals. Several microorganisms not only cause disease in human and plant but also other animals. ये जो है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत गंदे लोग हैं। ये जो है सिर्फ इंसानों को नहीं पकड़ते, ये कैच कैच नहीं खेलते, ये कहते हैं कि हम सबको पकड़ेंगे। ये जो है एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, किसी को भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। कैटल मतलब जो आपकी गाय, भैंस, बकरी, ये सब हो गया कैटल डिजीज, यानी कि जो आप फार्म वाले जितने भी फार्म एनिमल्स हैं, caused by bacterium, foot and mouth disease of cattle caused by virus। ये जो होता है फुट, पैर और मुंह का वायरस होता है। रॉबर्ट कोची डिस्कवर्ड इट इन 1876। ये आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, डेट क्वेश्चन के साथ लिख सकते हो, सम एक्स्ट्रा मार्क्स। द बैक्टीरियम बैक्सिलस एंथेरिक्स which causes anthrax disease causing microorganisms in plants। सो हमने ये पढ़ा कि ये हमें कैसे हार्म करते हैं और जानवर को कैसे हार्म करते हैं, पर प्लांट्स भी तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, तो पढ़ते हैं भी ये प्लांट को कैसे हार्म करते हैं। सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज एंड एप्पल एंड अदर। मतलब ये जो है बहुत सारे प्लांट्स को बीमार करने के लिए ये जो पाइथोजेंस होते हैं उन पर चढ़ जाते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल पढ़े अभी, व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, ये सब कुछ टाइप है जिन पे ये चढ़ते हैं और ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स खराब होते हैं। द डिजीज रिड्यूस्ड द yield ऑफ क्रॉप्स, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स। ये जो होते हैं इन्हें सर्टेन केमिकल से आप रोक सकते हो, पर ये श्योर नहीं है कि आप इसे एकदम ख़त्म कर दोगे, रोक सकते हो। सो हमारा नेक्स्ट है प्लांट डिजीज, सिट्रस और कैंकर। बैक्टीरिया है, ट्रांसमिशन मोड है एयर, सांस लेने से फैलते हैं, मतलब सांस लेने से नहीं, उनके रेस्पिरेशन सिस्टम से। रस्ट ऑफ व्हीट, अरे वाह, रस्ट भी होते हैं व्हीट भाई, पंगाए होता है ये टाइप का। और उसके बाद आ गया एयर और सीड्स से भी फैलता है ये। येलो विंग्स, मॉस्किन और भिंडी, ओकरा, भिंडी खाइए ना, लेडी फिंगर, उसको तो सीधा वायरस होता है और उसके बाद वो इंसेक्ट से होता है, उसको वायरस, सॉरी, इंसेक्ट के थ्रू दूसरी भिंडी को पहुंचता है। सो फूड पॉइजनिंग could be due to consumption of food spoiled by some microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance। सो जो हमारे खाने पे, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा कि जो हमारा खाने पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़राब कर देते हैं, उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और ये जो है हमारे खाने पे टॉक्सिक सब्सटेंस उगा देते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस एक की पॉइंट हो सकता है अगर कोई पूछे फूड पॉइजनिंग के बारे में तो। दीज मेक द फूड पॉइजनस, कॉजिंग सीरियस इलनेस and even death। So it is very important that we preserve food, prevent it from being spoiled। मतलब अगर हमने सड़ा हुआ खाना खा लिया तो हम बीमार भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो ये हमारे को प्रिवेंट करना चाहिए कि हमारा खाना खराब ना हो और वो जो है सही रहे, स्पॉइल्ड ना हो। फूड प्रिजर्वेशन, जिसके बारे में अभी लास्ट बात की, अब उसी पे हम पढ़ाई करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड। स्पॉइल्ड फूड एलिमिनेट्स अ बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, चेंजेस कलर। मतलब ये सारी चीज़ें करता है, जैसे वो
स्पॉइल फूड जो होता है बहुत गंदी स्मेल करता है, कलर चेंज हो जाता है अचानक से खाने का। सो नेक्स्ट है केमिकल मेथड। सॉल्ट एंड edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms। मतलब अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ चेक करनी है तो सॉल्ट या फिर जो हम लोग ऑयल खाते हैं उससे चेक करते हैं। देयरफॉर दे आर अब है देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। वी ऐड सॉल्ट और एसिड, मतलब उन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। आप प्रिजर्वेटिव्स वर्ड याद रखना। एंड उसमें जो है सॉल्ट या एसिड होता है। प्रिजर्वेशन टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बायोसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। मतलब ये जो केमिकल्स है मेटा बायोसल्फेट और सोडियम बेंजोएट, ये जो होते हैं कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं पिकल के लिए। पिकल खाया ना। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन द जैम एंड द स्क्वैश टू चेक द स्पॉइलेज ऑफ फूड। ये जो होते हैं जैम और स्क्वैशेस जो होते हैं उसमें भी डाले जाते हैं उसकी वो स्पॉइल हुआ यानी वो चेक करने के लिए। अब प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट एंड चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब हमने ये तो पढ़ा कि पहले पॉइंट में ये दो चीज़ें पढ़ी कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनसे बचाने के लिए हम फिश और मीट पे नमक लगा देते हैं तो वो ख़राब ना हो, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी चेक करता है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आल्मा, इंडियन गूसबेरीज, रॉ मैंगोज, टर्मरिड एंड टर्मराइड। मतलब ये जो है हल्दी, कच्चा आम, इंडियन गूसबेरीज, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए भी यूज होता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। आप लोगों ने जैम्स खाई, चॉकलेट्स खाई, जेलीज खाई, इनमें क्या होता है कॉमन सॉल्ट भरी हुई होती है। आप एक बार उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, उसमें सॉल्ट नहीं सॉरी शुगर भरी हुई होती है। उसमें आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे आपको एक बहुत बड़ा परसेंटेज शुगर का मिलेगा। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। तो ये तो हमें पता है कि ये इनसे प्रिजर्व है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट इनहैबिटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दैट। मतलब अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो ये बैक्टीरिया उगेंगे कहाँ? उगेंगे नहीं, तो हमारे को हार्म नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो जो है एडवांटेज होगी। हमारे लिए डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज होगी जो हमें हेल्प करेगी। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickle because bacteria cannot live in such environment। बैक्टीरिया हर जगह रह सकते हैं बट इंडियंस के साथ नहीं, क्योंकि इतना तेल वो जो है तेल में सरवाइव नहीं कर सकते। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। ये सारी चीज़ें भी इस तरीके से प्रिजर्व की जा सकती हैं। सो नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड टेम्परेमेंट। मतलब टेम्परेचर के हिसाब से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। बॉइलिंग किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब आपने कभी मम्मी को सुना है कि दूध आ गया है ले आओ और मैं उसे उबाल देती हूँ वरना फट जाएगा। सो उसकी स्पॉइलेज होने से बचाने के लिए हम लोग उसको बॉईल करते हैं। Similarly, we keep our food in refrigerators, low temperature inhibited growth of microorganisms। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये इतने अच्छे से फ्रिज में नहीं उग सकते। फ्रिज में मतलब अगर आप खुले में रख दोगे तो उग जाएंगे। फ्रिज में ऐसा कुछ कोई सर्टेन केमिकल नहीं है, उसमें ठंडी है तो ये ठंडी में उतने अच्छे से नहीं रह सकते। पेस्चराइज्ड मिल्क
can be consumed without boiling as it is free from harmful microorganisms. This milk is heated to about 70 degrees Celsius 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microorganisms. These process discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. मतलब ये जो है पहले दूध को गर्म किया, हम ये वाला प्रोसेस समझते हैं। इससे ना हमारा जो दूध है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, एक दूध को गर्म किया, उसका टेम्परेचर आ गया 70 डिग्री सेल्सियस। सो अब हमें जाना है 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हम लोगों को 15 से 30 सेकंड्स तक ही गर्म करना है उसे। उसके बाद उसे अचानक से ठंडा करना है। सो उससे जो है माइक्रोब्स की ना वो बड़े नहीं हो पाएंगे, वही मर जाएंगे या रुक जाएंगे। ये जो है लुईस पेस्चर अंकल ने किया था। ये जो है लुईस पेस्चर, आप इनके सरनेम से याद रख सकते हो, पेस्चराइजेशन। लुईस पेस्चर पेस्चराइजेशन, इट इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन। आप लोगों ने कभी अमूल का दूध पिया है? अमूल, चितले, आपका लाइक हर स्टेट में अलग अलग लोकल ब्रांड्स होते हैं, पर अमूल का दूध तो सब लोगों ने यूज़ किया होगा। सो वो जो है वो इसी प्रोसेस से गुजार के आते हैं ताकि हमें उतनी प्रॉब्लम ना हो, तभी वो दूध इतना जल्दी नहीं फटता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। सो ये स्टोरेज एंड पैकिंग में इफेक्ट करता है। दीज डिश ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। मतलब ये जो स्टोरेज और पैकिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हवा नहीं होगी, हवा तो सबको चाहिए, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, उन्हें कुछ भी चाहिए बड़ा होने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो हमने उसको एयर टाइट ही कर दिया कि उसमें अब 0.0% एयर भी नहीं है, तो अब वो उग ही नहीं सकते। तो अब जो है हमारा खाना खराब नहीं हुआ। ये हमारे को एक और तरीका है जिससे हम लोग अपना फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। और अब नाइट्रोजन फिक्शन, बैक्टीरियम लाइक राइजोबियम विच प्लेज एन सर्कुलर रोल इन नाइट्रोजन फिक्सिंग। लेग्यूमिनस प्लांट लाइक बीन्स एंड पी rhizobium rides into nodules of these plants, forming a symbiotic relationship with them. Additionally, nitrogen fixing can be occur through lighting. Despite these processes, the total amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. मतलब इसमें हमने नाइट्रोजन फिक्सर्स के बारे में पढ़ा जो बैठते हैं बीन और पीज में। एग्जाम्पल ये दे सकते हो, ये जो होते हैं बैक्टीरिया राइजोबियम होते हैं और ये होते हैं इनकी रूट में होते हैं। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पे कुछ ऐसा सर्कल बना हुआ है, वो होता है नाइट्रोजन फिक्सर। सो नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। सो आपको ये तो पता होगा, आवर एटमोस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस, मतलब ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं 100% नाइट्रोजन 100% ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन सिर्फ 21 पॉइंट कुछ परसेंट है, 20 या 21। सो नाइट्रोजन गैस इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल constituent of all living organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins। तो ये जो होता है इसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं, क्लोरोफिल, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स। सर्टेन बैक्टीरिया and blue-green algae present in the soil fix nitrogen। मतलब जो काई होती है सॉइल में वो फिक्स करता है नाइट्रोजन को, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने राइजोबियम के बारे में पढ़ा, वो एक हो गया। फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड नाइट्रोजन।
मतलब ये जो होते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, उसके बाद उसे टर्न कर देते हैं कंपाउंड नाइट्रोजन में जो प्लांट्स यूज करें. Once nitrogen is converted into the usable compound, it is being utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. तो ये जो है ये सिंथेसाइज करते हैं प्लांट प्रोटीन को, और ये जो होता है इनका रूट में ही ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का सिस्टम होता है ताकि उन्हें जल्दी से नाइट्रोजन फिक्स होके अच्छे से नाइट्रोजन मिल जाए. सो हम लोगों का नेक्स्ट इज व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाइज बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड टू बी यूज्ड. Plant again certain other bacteria convert part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere as a result of percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. मतलब ये प्रोसेस जो है ये जो है पहले प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, उसे एनिमल ने खा लिया, उसके बाद एनिमल मर गया, उसने नाइट्रोजन छोड़ दिया. तो अब नाइट्रोजन छोड़ गया तो वो मोर और लेस का चलता ही रहता है. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल. सो ये दो साइकिल की तरह है. तो हम दोनों साइकिल को पहले हम लोग बाहर वाली साइकिल पढ़ेंगे, फिर अंदर वाली पढ़ेंगे. सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर वाला नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है बैक्टीरियाज करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का. उसके बाद बैक्टीरिया टर्न्स इट टू फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड. मतलब ये अब फिक्स नाइट्रोजन से इसे नाइट्रोजियस कंपाउंड बना देता है. कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये जो होता है इन द सॉइल हो गया. बैक्टीरियम टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और उसका ये दोबारा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन. सो अब ये हम दो तरीके से आते हैं, या तो ये ऐसे घूम के आ जाता है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, या तो लाइटिंग के थ्रू, मतलब वो जो बिजली गिरती है उसके थ्रू. नेक्स्ट इससे हम जाएंगे अपटेक बाय प्लांट्स. ये प्लांट्स ने ले लिया अंदर, उन्हें प्लांट्स ने इसको यूज़ किया. सो अब एनिमल खाएंगे प्लांट को, तो चाहे वो कोई बड़ा प्लांट हो छोटा प्लांट हो, उसे एनिमल खाते हैं. अब हमारा नेक्स्ट है नाइट्रोजियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ. मतलब अगर उसने एक्सक्रीट कर दिया अपना जो भी खाया उसने वो प्रोडक्ट, या फिर उसकी डेथ हो गई तो उससे नाइट्रोजन रिलीज होगा. तो ये हमारे साइकिल कंप्लीट. और उसके बाद ये दोबारा कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, मतलब सब कुछ घूम फिर के एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन ही बनता है. सो हमारा बाय बाय गाइस. हम लोग मिलेंगे अब कल के वीडियो में विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. जो हमारे को अगर आप लोगों को पसंद आई ये वीडियो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बहुत सारे ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड रिंग द बेल आइकन सो यू कैन गेट कंटिन्यूस अपडेट. थैंक यू.